सलाम। आज बुध 4 फरवरी 2026 की तारीख है। ये है द ब्लू न्यूज़ रूम और मैं हूं अंबर शमसी। तो आज की बड़ी खबरें क्या हैं, देखिए हेडलाइंस में। कभी जश्न कभी एतराफ़, ख्वाजा आसिफ के बयानात और अमरीकी हथियारों से लेस शिद्दत पसंदों ने तालिबान पॉलिसी और मादनी सरमायाकारी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। फ्रांस में इलॉन मस्क के एक्स दफातर पर छापा, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कदगन है या मामला अकाउंटेबिलिटी का है। सवाल पर गुस्सा, जवाब से फरार, सियासतदानों की पुरानी डिफ्लेक्शन हिकमत अमली। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने CNN से एक नहीं दो हैरान कौन एतराफ़ किए हैं। वो क्या है, उनका मतलब क्या है, मैं आगे चल के बताती हूँ। लेकिन पहले CNN की उस रिपोर्ट के बारे में तफसीलात जिसमें ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू शामिल है। अमरीकी चैनल CNN ने इन्वेस्टिगेशन की कि अमरीका जो पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये मिनरल रिच इलाकों की सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं। सिक्योरिटी नहीं होगी तो रिस्क अवर्स बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मरकजी नुक्ता ये है कि वही हथियार जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाए गए थे, आज वही पाकिस्तान के लिए एक नया अजाब बन चुके हैं। अमरीकी असलहा जो असल में अफगान फौज के लिए भेजा गया था, अब सरहद के इस पार मिलिटेंट तंजीमों के हाथों में खेल रहा है। अमरीका ने बरसों तक अफगान फौज को जदीद तरीन हथियारों से तैयार किया, मगर 2021 के नतीजे में क्या हुआ? जॉन सबको, जिन्होंने 12 साल तक अमेरिका के अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम यानी कि सिगार के इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर काम किया, उन्होंने तस्दीक की है कि तालिबान ने उस असलहे का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। ये मसला सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है। ये अमरीकी बंदूकें अब पाकिस्तान तालिबान के पास दिख रही हैं। सहाफ़ियों ने मारे जाने वाले मिलिटेंट्स के पास ऐसी M16 राइफल्स देखी हैं जिन पर साफ लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ US गवर्नमेंट। और TTP की अपनी तबलीगी यानी कि प्रोपेगेंडा वीडियोस हों या सरहद पर होने वाली झड़पें, ये अमरीकी असलहा इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान से अमरीकी निकास के बाद जो खला पैदा हुई उसने TTP को पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है। तहकीकी इदारे जैसे ग्लोबल इनिशिएटिव और RFERL के मुताबिक ये असलहा 3 रास्तों से पहुंचा है। एक, जंग के दौरान TTP के काफ़ी मिलिटेंट्स अफगान तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे थे जिन्हें इनाम के तौर पर ये हथियार मिले। 2, नंगरहार और पक्तिका जैसे सरहदी इलाकों में हथियारों की मंडियां लगी जहां पुराने फौजियों और कमांडर्स ने ये सामान स्मगलर्स को बेचा। और 3, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबाली इलाकों के पुराने रास्तों के जरिए नाइट विजन डिवाइसेस और M4 राइफल्स पाकिस्तान मुंतकिल की गईं। लेकिन इस तमाम तर सबूत के बावजूद काबुल हुकूमत मुसलसल इन इल्ज़ामात की तरदीद करती आई है। तालिबान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत का दावा है कि ये तमाम मिलिट्री सामान महफूज हाथों में है और किसी को भी सरहद पार असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और अब आते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर, जो हेडलाइंस बनाने के माहिर हैं। CNN से इंटरव्यू में उन्होंने मान लिया कि जब वो अपोजिशन में थे तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में हुक्मरानी को सेलिब्रेट किया। और एक और इंकशाफ या एतराफ़, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने इंकशाफ किया है कि वो तालिबान रहनुमा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनमें से कुछ की अब भी यहाँ पाकिस्तान में जायदादें हैं और उनकी दूसरी या तीसरी फैमिलीज़ भी अभी तक पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। तो फिर इस सब का मतलब क्या है? एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के मिनरल्स में सरमायाकारी करके चीन का रास्ता रोकना चाहता है, मगर रास्ता रोक रहा है वही अमरीकी असलहा जो अब TTP के हाथों में है। सवाल ये है कि अगर वज़ीर दिफा को ये सब मालूम है तो फिर एक्शन क्यों नहीं? क्या हम एक बार फिर वही पुरानी गलती दोहरा रहे हैं कि सांप पालो और उम्मीद रखो कि वो सिर्फ पड़ोसी को डसेगा? जब तक हमारी पॉलिसी में ये डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म नहीं होते, ना सरमायाकारी महफूज होगी और ना ही हमारी सरहदें। और आज की स्पॉटलाइट स्टोरी शुरू होती है एक छापे से। इलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स ज़रूर है, लेकिन फ्रांस में उनका पैसा और असर व रसूख बोलता नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जो पहले ट्विटर था, एक बार फिर बड़ी मुसीबत में है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ किसी ट्वीट का नहीं बल्कि संगीन जराइम का है। फ्रांस की पुलिस ने पेरिस में X के दफ्तर पर छापा मारा है और इलॉन मस्क को खुद पेश होने का समन जारी कर दिया है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ?
इंटरनेशनल मीडिया इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये कार्रवाई एक बड़ी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। फ्रांस के प्रोसिक्यूटर्स का इल्जाम है कि एक्स पर बच्चों के सेक्सुअल डीप फेक्स और हॉलोकॉस्ट से इनकार करने वाला मवाद खुलेआम फैल रहा है। फ्रांस की हुकूमत का कहना है कि उन्होंने बारहा मस्क की कंपनी से राब्ता किया है कि ये गलत मवाद हटा दिया जाए, मगर एक्स ने मदद करने से इनकार कर दिया। फ्रांस 24 AP की रिपोर्ट्स के मुताबिक छापा इसलिए मारा गया ताकि वो डिजिटल सबूत बरामद किए जा सकें जो मस्क की टीम छुपा रही है। इलॉन मस्क हमेशा एब्सोल्यूट फ्री स्पीच का नारा लगाते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या फ्री स्पीच की आड़ में बच्चों की पोर्नोग्राफिक डीप फेक्स या नफरत अंगेज झूठ को फैलाने की इजाज़त दी जा सकती है? NBC न्यूज़ के मुताबिक फ्रांस अब ये देख रहा है कि क्या एक्स ने जानबूझकर इन जराइम में सहूलतकारी की है। अगर इल्ज़ाम साबित हुआ तो ये किसी भी टेक जायंट के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। अब आते हैं असल बात पर। ये सिर्फ एक कंपनी का मसला नहीं है, ये अनचेक्ड पावर का मसला है। ये चंद टेक बिलियनियर्स आज इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो रियासतों के कानून को कुछ नहीं समझते। वो एल्गोरिदम के ज़रिए ये फैसला करते हैं कि आप क्या देखेंगे और क्या सोचेंगे। जब कोई एक शख्स या कंपनी पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने लगे और किसी को जवाब देना हो तो वो खुद ही फ्री स्पीच के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन जाता है। आज़ादी राय ज़रूरी है, मगर जब ये आज़ादी दुनिया भर में नफ़रत और जराइम का ज़रिया बन जाए तो फिर उन अनइलेक्टेड टेक बादशाहों पर लगाम डालना वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि पावर जब बग़ैर ज़िम्मेदारी के आती है तो वो सिर्फ तबाही लाती है। और आखिर में व्हाट्स ट्रेंडिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब किसी पॉलिटिशियन के पास किसी मुश्किल सवाल का जवाब नहीं होता तो वो फ़ौरन बदतमीज़ी पर क्यों उतर आता है? इसे कहते हैं शूटिंग द मैसेंजर, यानी अपनी गलती मानने के बजाय सवाल पूछने वाले को ही दुश्मन बना दो ताकि ध्यान बट जाए। दुनिया भर में यही फॉर्मूला चलता है। दुनिया के ताकतवर सदर ट्रंप से लेकर हमारे विदाउट इख्तियार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब तक, जब कारकर्दगी का जवाब ना हो तो सीधा जर्नलिस्ट पे फायर खोल दो और उसको लाजवाब कर दो। ट्रंप का स्टाइल सिंपल है। जब CNN के रिपोर्टर्स चुपते हुए सवाल करते हैं तो वो सीधा उन्हें वर्स्ट रिपोर्टर या फेक न्यूज़ कहकर चुप करा देते हैं। What do you say to people who feel like they haven't gotten justice, Mr. President? Something that people care about. Yeah, what did you say? Go ahead, CNN. What would you say to the survivors who feel like they haven't gotten justice? You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile on your face. I'm asking you about survivors. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth, and you're a very dishonest organization, and they should be ashamed of you. दूसरी तरफ हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। उनसे शहर की कारकर्दगी का पूछो तो वो फौरन जर्नलिस्ट पर सियासी वर्कर होने का ठप्पा लगा देते हैं, यानी जवाब गया तेल ले। इसी एजेंडे को प्लीज आगे करने की जरूरत नहीं है। आपने सवाल पूछ लिया और सवाल को मैंने बहुत ही तामुल के साथ सुना, मुझे जवाब देने दें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीका। पाकिस्तान में तो जर्नलिस्ट के सवाल सियासतदानों को कांटों की तरह चुभते हैं। कभी सवाल को लेक्चर से तशबीह दी जाती है। टोटल 5-7 मिनट का प्रोग्राम था, उसमें आपने ऐसी एक इंतहाई फजूल सा जो है इतना लंबा लेक्चर दे दिया। अब आपको अपने आपके खिलाफ जो बात है वो आपको फजूल लगती है, हो सकता है कि उनको आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फजूल लग रही हो, है ना? तो कभी सियासतदान इतने पर्सनल हो जाते हैं कि बेचारे जर्नलिस्ट की नौकरी खतरे में डालने की धमकी तक दे देते हैं। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं शेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ होती हूँ। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन कमाल देखिए, जब ये ही अवामी लीडर्स अवाम के नरक़े में आते हैं तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए अवाम की आज़ादी को ही अपनी परफॉर्मेंस काउंट करने लगते हैं। इन सब का स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम है। जब परफॉर्मेंस ज़ीरो हो और लॉजिक ख़त्म हो जाए तो अगले की शख्सियत पर कीचड़ उछालो। ये डिफ्लेक्शन का पुराना फॉर्मूला है ताकि हम और आप ये डिस्कस करें कि लड़ाई कितनी मज़ेदार थी और ये भूल जाएं कि असली सवाल क्या था। याद रखिए, जर्नलिस्ट का काम सवाल पूछना है और पॉलिटिशियन का काम जवाब देना, शख्सियत पर हमला करना नहीं। पावर का नशा सवाल बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए नेक्स्ट टाइम किसी पॉलिटिशियन को आग बगोला होते देखें तो समझ जाएं कि वो कॉर्नर हो चुका है। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते तक के लिए खुदाफिज।